हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ईडू एंटरटेनमेंट पर। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मज़े में, बढ़िया। और आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और उसका चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्रेंड, मैंने इसका पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था। फूल के जो नर जननांग है उसके बारे में बताया था, जिसको हम लोग ये जो बनता है लघु बीजाणु फूलों में, ठीक है, इसको हम लोग परागकण कहते हैं। तो परागकण बनने की जो पूरी प्रक्रिया थी उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और इसका हम एक लोग फटाफट से जो है क्विक रिवीजन करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। इसमें मैंने बताया था आपको कि जो फूल है उसके अंदर मेनली 4 भाग होते हैं और एक फूल में 2 जननांग हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ऐसे फूलों को बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। और कभी कभी एक फूल में एक ही जननांग होता है तो उसको एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। तो जो नर वाला जननांग होता है उसे पुमंग कहते हैं, एंड्रोशियम। और मादा वाले भाग को जायांग कहते हैं। तो हम लोगों ने पुमंग को डिस्कस किया था अपने पुरानी वीडियो में। आप जाकर के हमारे इस चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पुमंग में हमने देखा था कि पुमंग में जो एक इकाई होती है उसको पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के अंदर 2 भाग होते हैं। एक तो ये नीचे वाला भाग होता है, इसको तंतु कहते हैं, और ऊपर की तरफ ये भाग होता है इसे इसको परागकोश कहते हैं, एंथर। और इसी एंथर में क्या बन रहा था? एंथर में पराग कण बन रहा था जिसके अंदर नर युग्मक पाया जाता है। तो उसी पराग कण के जो बनने की पूरी प्रक्रिया है उसको क्या कहते थे? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो थोड़ा सा टफ होता है। मतलब समझते हैं स्टूडेंट, टफ है नहीं, बिल्कुल ईजी है। अभी हम आपको समझाएंगे तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन लोगों को थोड़ा सा टफ लगता है और उसमें से कई बार एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस टॉपिक का नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस हिंदी में कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्योंकि आप लोग देखिए हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पर, ये लेसन का नाम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के लिए मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन के लिए नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना जरूरी है। मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तभी लैंगिक जनन होता है। तो ये गैमेट्स कहाँ बनेंगे? मेल वाले पार्ट में मेल गैमेट बनेगा, फीमेल वाले पार्ट में फीमेल गैमेट बनेगा। तो हमने मेल गैमेट तो वहाँ पर देखा था कि परागकण जो है किस तरह से बन रहा है, परागकण में क्या चीज़ें बन रही है, वो हमने देख लिया था, पढ़ लिया था उसको। अभी हमको मादा वाले पार्ट पे आना है। तो जो मादा युग्मक बन रहा है वो कैसे बन रहा है उसको हम पूरा गुरु बीजाणु जनन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो आ जाइए फिर देखते हैं इसमें। मेगा स्पोर जो है, जेनेसिस का मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना। और स्पोर का मतलब होता है बीजाणु। ठीक है, मेगा यहां पर लिया गया है फीमेल वाले पार्ट से, मतलब बड़ा सा बनता है चूंकि, तो इसीलिए इसको मेगा कह दिया गया। ठीक है, तो जो फीमेल गैमेट बनेगा उसकी पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हम देखते हैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था क्या। फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लावर के अंदर मादा जननांग जो था उसे क्या कहा जा रहा था? मादा जननांग को फूलों में जायांग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गाइनोशियम। ओके फ्रेंड, और गायनोशियम की एक इकाई को, सिंगल यूनिट को क्या कहा जाएगा? स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। इसी को इंग्लिश में पिस्टिल
या फिर कार्पेल भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्त्री केसर होता है ये या तो सिंगल हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, और जब बहुत सारे होते हैं तो ये आपस में जुड़े भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक स्त्री केसर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह से ये एक स्त्री केसर का स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट, इस पार्ट को कहेंगे वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलेंगे स्टिग्मा। ये जो नली वाला पार्ट है पतला सा, इसको बोलेंगे वर्तिका, इंग्लिश में कहते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे आधारीय भाग है जो कहाँ पर है, प्लेसेंटा पर, ठीक है, ये जो पुष्पासन होता है, हिंदी में इसको पुष्पासन कहते हैं, इंग्लिश में थैलेमस या प्लेसेंटा भी कहते हैं। इससे जुड़े हुए भाग ये जो होता है फूला सा बड़ा सा भाग, इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। तो मेनली एक स्त्री केसर में जो है 3 पार्ट होते हैं। यहां से फिर से देखिएगा, जो फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल फूलों में, उसको हम जायांग कहेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में गायनोशियम कहते हैं। और जायांग की एक इकाई को, सिंगल इकाई को स्त्री केसर कहेंगे, इंग्लिश में पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल के 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे, सबसे ऊपर वाला पार्ट वर्तिकाग्र, नलिका वाला पार्ट वर्तिका, और नीचे की तरफ ये आपको मिलेगा अंडाशय। ठीक है, अब कई सारे जो फूल होते हैं उनके अंदर आपको ये इस तरह से, ठीक है, एक में जुड़ा दिखाई दे सकता है ये अंडाशय इस तरह से, ठीक, ऊपर ये वर्तिका और जो वर्तिकाग्र है वो तो अलग अलग है, लेकिन अंडाशय इनका एक कॉमन है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस यानी युक्तांडपी, एक साथ जुड़ा हुआ है, युक्त अंडपी, युक्तांडपी। ठीक, और अगर अलग अलग है, अगर अलग अलग है, ये देखिए अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस, युक्तांडपी कहते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग आपको मिलेंगे। सिनकार्पस का एग्जांपल आप देख सकते हो, टमाटर में देखने को मिलता है आपको, और युक्तांडपी का मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लास 11th में आपको मिलेंगी, ठीक है, कक्षा 11 में आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो है जब आप प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ोगे। ठीक, क्लास 12th में ये चीज़ अभी नहीं बताई गई है, ठीक है, तो मैं आपको बस ऐसे ही भी बता दे रहा हूँ। जब मैं आपको क्लास 11 का लेक्चर पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो उसमें फिर आपको मैं ये सारे पार्ट्स अच्छे से बताऊंगा कि भाई पुंकेसर जो फिलामेंट, वो सॉरी जो आपका क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम जो है नर वाला भाग, उसमें पुंकेसर की स्थिति को क्या कह रहे हैं, वो कहाँ पर स्थित है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो वो काफ़ी बड़ा जो है चैप्टर है। तो जब हम आपको क्लास 11 का टॉपिक पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसके बारे में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं इसके फीमेल वाले पार्ट पर। तो ये हो गया स्त्री केसर का 3 भाग। अब देखिए हमें इसके अंदर बनाना क्या है, गुरु बीजाणु बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और इस पर थोड़ा सा बड़ा सा इस फिगर को बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ इस चीज़ को। कुछ चीज़ें दोस्तों कभी कभी जहन से हट जाती हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पर कोई बुक रखी हुई है और ना ही कुछ है तो मैं उसको रिवाइज कर सकूं। तो जो चीज़ें छूट जाएंगे मैं उसको कमेंट में लिख दूंगा अच्छे से, और आप लोग भी भाई पढ़िएगा। और अगर आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें मेरी छूट गई हैं या मैंने ये टॉपिक नाम नहीं लिया या कवर नहीं किया, तो आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग फीडबैक देंगे तो शायद मैं कुछ और बेहतर कर पाऊँ, कुछ इम्प्रूव कर पाऊँगा। ओके दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है अंडाशय वाला भाग और ये वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब अंडाशय के अंदर दोस्तों जो है इसके आधारीय भाग से, यहां से
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसमें। इस स्ट्रक्चर को दोस्तों कहते हैं बीजांड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पूरा, इसको क्या कहेंगे? बीजांड कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाएगा ओव्यूल्स। तो एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं, और ये बीजांड जिस सिरे से ये जुड़ा हुआ है ना, नीचे ये यहां पर क्या है, यहां पर नीचे क्या है, नीचे इस जगह पर अभी बताया था मैंने, यहां पर नीचे क्या है, जहां पर अंडाशय होता है प्लेसेंटा होता है नीचे, या थैलेमस जिसको कहते हैं, और इससे ये जुड़ा हुआ है अंडाशय। तो जस्ट अंडाशय से एक वृंत, एक फिलामेंट ऊपर की तरफ निकला होता है जिससे ये बीजांड जुड़ा होता है, और इस फिलामेंट को, इस वृंत को कहा जाता है फ्यूनिकल्स। ठीक है, और जिस जगह पर जुड़ता है ये फ्यूनिकल्स, जहां पर जुड़ता है बीजांड से, उस स्थान को कहा जाएगा हाइलम। ठीक है दोस्तों, हाइलम कहा जा रहा है, इसको फ्यूनिकल्स कहा जा रहा है। और ये जो आप लेयर देख रहे हो, ये लेयर, ये जो लेयर है, इस लेयर को कहा जाएगा बीजांड आवरण, यानी इंटुगिमेंट्स। बीजांड आवरण, आवरण में लिखता हूं पूरा पूरा आवरण, अंग्रेजी में कहा जाएगा इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, एक अंदर की तरफ होगी और एक बाहर की तरफ, दो इंटुगिमेंट्स होती हैं, और यही बीजांड आवरण बाद में जब सीड बन जाता है, बीज बन जाता है, तो उसके कोटिंग के रूप में ये कन्वर्ट हो जाती है। सीड कोट, बीज चोल के रूप में कन्वर्ट होती है ये आवरण। और जो ये बीजांड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट होता है बाद में सीड में, जब निषेचन हो जाएगा, इसके अंदर लैंगिक जनन हो जाएगा पूरा, तो ये जो बीजांड है ये कन्वर्ट हो जाता है बीज के अंदर। ठीक है, तो एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। और बीजांड के अंदर क्या होता है? बीजांड के अंदर देखिए क्या भरा हुआ है। बीजांड के अंदर काफी सारे टिश्यू होते हैं, बहुत सारे टिश्यू, और इन टिश्यू को कहा जाता है बीजांड काय। बीजांड काय, इंग्लिश में कहा जाएगा न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस से आप याद रखिएगा न्यूट्रिशन देने वाला, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा ऊतक होता है, काफी सघन प्रोटोप्लाज्म भी भरा हुआ होता है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा बताते हैं, अभी सुनिएगा। तो ये बीजांड के अंदर जो पूरे ऊतक हैं उनको क्या कहा जा रहा है? बीजांड काय, या इंग्लिश में न्यूसेलस कहा जा रहा है। और उस ऊतक में से कोई एक सेल, देखिएगा दोस्तों, पूरे ऊतक में से कोई एक सिंगल सेल जो होती है, ये सेल अपने आप को विकसित करेगी, और विकसित होने के बाद इस सेल का जो नाम होगा उसको कहते हैं परपंसु कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल, या आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश चेक कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बता सकूं। नीट में आपके क्वेश्चन इंग्लिश से ही आने वाले हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं आपको दोनों वर्ड बता सकूं। तो अगर स्पेलिंग में या नाम में कुछ मिस्टेक होगी तो उसको देख लीजिएगा। परपंसु कोशिका या आर्चीस्पोरियल किसे कहा जा रहा है? न्यूसेलस के अंदर कोई एक सेल जो है अपने आप को डेवलप कर रही है, विकसित कर रही है। अच्छा देखिएगा, यहां पर ये एक छेद है इस जगह पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस छेद को क्या कहेंगे? देखिए, ये जो छेद है इसको कहेंगे बीजांड द्वार, इंग्लिश में माइक्रोपाइल। और बीजांड द्वार के जस्ट पीछे वाला सिरा जो होगा, ये जो पीछे वाला सिरा है, इस सिरे को कहा जाएगा निभागीय सिरा, चाइल्जा इंड।
तो हमेशा याद रखिएगा ये फिगर आपके बुक में इस तरह भी बन सकता है और ये उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी बना हो सकता है। तो याद रखिएगा बीजांड द्वार के जस्ट उल्टा कौन सा होता है, निभागीय सिरा। और जो ये सेल बनती है परपंसु कोशिका वो हमेशा माइक्रोपाइल एंड पर ही बनेगी, हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे पर ही ये सेल बनेगी। ठीक है, अब इस सेल का काम क्या है ये देखिए। ये जो परपंसु कोशिका है ये अपना डिवीजन करती है इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरी क्लिनिकल डिवीजन। ठीक है, इस तरह से तिरछा अपने आप को डिवाइड करती है। और डिवीजन किस तरह से होगा, समसूत्री विभाजन होगा दोस्तों। समसूत्री, अर्धसूत्री मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। समसूत्री जिसमें एक सेल से दो सेल बने और उन दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहे। ठीक है, तो ये परपंसु कोशिका अपना समसूत्री विभाजन करेगी, ये करेगी अपना समसूत्री विभाजन, माइटोसिस करेगी। और उस माइटोसिस से क्या होगा, परपंसु कोशिका, मैं अच्छे से लिखता हूं यहां पर, दिख रहा है हो, परपंसु कोशिका जो होगी आर्चिस्पोरल सेल, ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में, क्योंकि समसूत्री विभाजन करेगी तो दो सेल बनेंगी इसमें। एक बनेगी प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका और दूसरी बनेगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसका नाम है इंग्लिश में प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल और इसका नाम है प्राइमरी पेराइटल सेल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये दो सेल बन गई। अब ये जो भित्ती वाली कोशिका होगी ये क्या करेगी, ये अपने आप को इसी न्यूसेलस को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करेगी, न्यूसेलस को डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर रही है और ये कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है ये क्या करेगी, ये अपने आप को और आगे विकसित करेगी। कौन सी कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। और ये विकसित होने के बाद क्या बन जाएगी, मैं इधर लिख दूं, पहले आप इसको वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं लिखता हूं इधर बीजाणु जन कोशिका के बारे में। जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है ये अपने आप को डेवलप करेगी, विकसित करेगी और विकसित करने के बाद बन जाएगी ये एमएमसी, जिसको कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। बीजांड के अंदर जो बीजांड काय है, न्यूसेलस है, उसके अंदर एक स्पेशल सेल ने अपने आप को डेवलप किया। उस सेल को नाम दिया गया परपंसु कोशिका और उस सेल ने अपना समसूत्री विभाजन किया जिससे दो सेल बनी, एक तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, दूसरी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है ये विकसित हो जा रही है, किसमें कन्वर्ट हो गई, एमएमसी में, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। ठीक है, अब क्या होगा, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये अपना अर्धसूत्री विभाजन करेगी दोस्तों, मियासिस करेगी। और मियासिस में क्या हो रहा था आपको याद है ना, 1 से 4 सेल बन रही थी मियासिस में, 1 से 4 सेल बनेंगी और उन सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रहेंगे, आधे रहेंगे। तो इससे यहां पर देखिएगा, मैं पेराइटल सेल मिटा देता हूं यहां पर। अभी मान लीजिए ये आपकी है एमएमसी, ठीक है, ये एमएमसी है, इसने अपना डिवीजन किया अर्धसूत्री, तो इससे कितने बन जाएंगे, 4 सेल। ये देखिए 1 2 3 4 सेल बन गए। ठीक है,
इन चारों सेल को देखिए आप रेखीय क्रम में ना बिल्कुल एक लाइन से लगे हुए हैं, और उसमें नर वाले में कैसे बने थे, नर वाले में ना ऐसे बने थे, याद है आपको, ऐसे बने थे नर वाले में, चिपके हुए थे, इसको चतुष्टय टेट्राड कहा जा रहा था। यहां पर रेखीय क्रम में तो इसको लीनियर शेप में कहा जाएगा, रेखीय क्रम में है। अब क्या होगा, जो यहां पर न्यूसेलस है, यहां पर जो न्यूसेलस है ये, ठीक है, ये जो न्यूसेलस है जो इसको फूड दे रहा है, उसके पास इतना फूड नहीं होगा कि वो चारों को पोषण दे, तो वो क्या करेगा, ये तीन जो है वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तीन जो बनी थी यहां पर गुरु बीजाणु जो बने थे तीन, वो नष्ट हो गए। तो कितना बचा, केवल एक गुरु बीजाणु बचा। चार गुरु बीजाणु बने थे, चार में से तीन जो है वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, चार मेगा स्पोर बने थे और चार में से तीन जो है वो खत्म हो गए, तीन नष्ट हो गए, तो केवल एक बचा। एक गुरु बीजाणु बचा। अब ये एक गुरु बीजाणु क्या करेगा, ये एक गुरु बीजाणु अपने आप को डेवलप करेगा, मैच्योर करेगा, विकसित करेगा अच्छे से, और ये बन जाएगी एक बड़ी सी सेल। यहां पर ये देखिए एक बड़ी सी सेल बन गई। अब इस सेल को क्या कहा जाएगा, इसको गुरु बीजाणु नहीं कहेंगे, बल्कि इस सेल को कहेंगे भ्रूण कोश। इंग्लिश में बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, न्यूसेलस है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो भ्रूण कोश के अंदर है एक केंद्रक, और ये केंद्रक क्या करेगा, अपना डिवीजन करेगा। यहां पर फिर से समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन इससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि जो भ्रूण कोश है इसका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, सिंगल एन, यानी अगुणित होगा। क्यों होगा भाई अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री से बना है ना, तो इसलिए अगुणित होंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए, आधे हो गए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। तो जो ये भ्रूण कोश बनता है ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। गुरु बीजाणु क्या है, हैप्लॉइड है। लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की अगर आप बात करोगे, एमएमसी की बात करोगे, तो ये डिप्लॉइड है, ये 2n है, ये 2n है, ये भी क्या है 2n, ये सब डिप्लॉइड है, क्योंकि यहां सब समसूत्री विभाजन हो रहा है। पर पशु कोशिका कैसी है, डिप्लॉइड है। भित्तीय कोशिका कैसी है, डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। और गुरु बीजाणु जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, भ्रूण कोश हैप्लॉइड हो गया। क्लियर है ना दोस्तों, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड में क्लियरेंस होनी चाहिए। हैप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए, अर्धसूत्री विभाजन से बना, मियोसिस से बना तो हैप्लॉइड, माइटोसिस से बन रहा उतना ही आगे भी है, उसको क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेल। क्लियर है, ओके। अब आगे देखिए, जो भ्रूण कोश बना, एम्ब्रियो सैक बना, तो मैं इसको दोबारा से बनाता हूं, एम्ब्रियो सैक अच्छा सा बड़ा सा। ये बना एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, और इसके अंदर जो इसका केंद्रक है वो अपना समसूत्री विभाजन कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो एक से होगा दो, तो एक आएगा नीचे वाले सिरे पर, बीजांड द्वार पर, यहाँ पर नीचे, और एक जाएगा ऊपर की तरफ चाइल्जा एंड पर। ठीक, उसके बाद फिर डिवीजन करेगा, तो 2, 3, फिर 4, ऐसे 4 सेल हो जाएंगे। भाई 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बन जाएगा। तो देखिए 8 सेल बन गए इसके अंदर, 8 सेल बन गए। अब क्या होगा, अब ऊपर और नीचे से एक एक सेल निकल करके, यहां से भी और यहां से भी एक एक सेल निकल करके कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और 2 केंद्रक वाला एक बड़ी सी कोशिका बन जाएगी। देखिए बीच में, ठीक है, एक यहां से निकला और एक यहां से निकला। अब टोटल देखिए कितने सेल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो भ्रूण कोश में क्या हो रहा है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना बनी है। 8 केंद्रक कैसे हो गए, इसका एक केंद्रक, इसका एक केंद्रक, इसका एक केंद्रक, इसका 3 3 6 हो गए। और यहां 2 केंद्रक वाली संरचना है बीच में, तो 6 2 कितने हो गए, 8।
तो इस स्टेज को, भ्रूण कोश के इस स्टेज को क्या कहा जाएगा? 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाइड स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाइड स्टेज। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं दोस्तों, आप लोग बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जा रहा है ऐसे। इसी में छोटा सा बोर्ड है मेरा और कुछ हो नहीं पा रहा है, आप लोग दुआ कीजिए भाई, तो थोड़ा सा हम भी बड़ा सा बोर्ड ले लेंगे, फिर अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। और ठीक है, तो भ्रूण कोश में देखिए क्या हो गया, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाइड स्टेज ये तैयार हो गई। अब क्या होगा देखिए, नाम देखिए इनके, ये जो बीच में 2 केंद्रक वाली कोशिका है इसको कहेंगे ध्रुवीय कोशिका, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। जो ऊपर की तरफ है, मैं थोड़ा सही बनाता हूं उसको, एक बीच में, इधर इधर, इन तीनों सेल को कहा जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिका। इंग्लिश में कहते हैं एंटीपोडल सेल। और जो नीचे वाली कोशिका है, बीच वाली सेल को कहेंगे अंड कोशिका, एग सेल। और जो अगल बगल वाली 2 सेल हैं, ये दोनों सेल, इन दोनों सेल को कहेंगे सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड, सहायक कोशिका, सिनर्जिड। इस तरह से भ्रूण कोश के अंदर 2 मादा युग्मक तैयार हो गए, एक तो ध्रुवीय केंद्रक और दूसरा अंड कोशिका। ठीक है, तो हम इसका गैमेटोफाइट किसे कहेंगे? युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद किसे कहेंगे? मादा युग्मकोद्भिद। देखिए यहां युग्मक बन रहे हैं, किसके अंदर? भ्रूण कोश के अंदर। तो मादा युग्मकोद्भिद हम किसे कहेंगे? भ्रूण कोश को, ये कहेंगे भ्रूण कोश को। मेल गैमेटोफाइट जो था, जो नर युग्मकोद्भिद था, उसको जो है परागकण को कहा जा रहा था। और यहां पर जो है वो किसे कहा जा रहा है? भ्रूण कोश को, क्योंकि इसके अंदर आपका बन रहा है, क्या बन रहा है इसके अंदर आपका? मादा युग्मक इसके अंदर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर क्या हो रहा है इसमें। जब एक बार मादा युग्मक 2 बन गए इसके अंदर, तो इनके लिए निषेचन की प्रक्रिया होगी, उसके लिए भी यहां पर 2 युग्मकों को आना होगा। ठीक है, 2 युग्मक कैसे आएंगे देखिए जरा आप, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं इस फिगर को। यहां पर देखिए परागकण उतरा था, जिसको हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट था, ये वर्तिकाग्र वाला पार्ट था, वर्तिकाग्र वाला पार्ट, ये वर्तिकाग्र वाला पार्ट था। और इस पे परागकण उतरा। परागकण उतरने के बाद उससे क्या होता है, उसकी जो अंदर वाली लेयर है परागकण के, अंतःचोल, जो अंदर वाली लेयर इंटाइन, यहां से जब सब कुछ क्लियर रहता है, जो स्त्री केसर है उसका वर्तिकाग्र ये समझ लेता है कि भाई ये परागकण मेरे लिए ठीक है, उपयुक्त है, तो वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। और उसकी वजह से परागकण के अंतःचोल से, अंदर वाली चोल से एक नलिका निकलती है इस तरह से, और ये नलिका सीधे आती है कहां पर? भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, ये आ गई सीधे भ्रूण कोश के अंदर। और भ्रूण कोश कहाँ है? बीजांड में है। भ्रूण कोश कहाँ है भाई? बीजांड में है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी लेयर ब्लैक बना देता हूं। ये है बीजांड। ठीक, तो ये जो पराग नलिका आई वो सीधे कहां पहुंच गई? भ्रूण कोश के अंदर। और पराग कण से हमने देखा था कि जो उसका जनन केंद्रक था, उससे 2 नर युग्मक बन जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जनन केंद्रक था, इसका समसूत्री विभाजन होता है और इससे 2 नर युग्मक तैयार हो गए। तो ये 2 नर युग्मक
इस पराग नलिका की सहायता से भैया आएंगे, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और एक नर युग्मक मिलेगा यहाँ पर अंड कोशिका से और एक नर युग्मक मिलेगा यहाँ पर ध्रुवीय कोशिका से। अच्छा, बाकी जो ये 2 सेल थी ना यहाँ पर साइड साइड में, जिसको हमने सहायक कोशिका कहा था, और ये जो ऊपर 3 सेल थी जिसको हमने प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल सेल कहा था, ये जो एंटीपोडल सेल थी, एंटीपोडल सेल, और ये जो नीचे वाली दोनों सेल थी सहायक कोशिका जो अंड कोशिका के बगल में थी, सिनर्जिड, सिनर्जिड, ये कुछ नहीं करती, केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। ऊपर वाली तीनों ध्रुवीय कोशिका को पोषण दे रही हैं, इसको पोषण दे रही हैं ध्रुवीय कोशिका को, ये ध्रुवीय कोशिका है, पोलर न्यूक्लियाई, और जो सिनर्जिड है वो दोनों इस अंड कोशिका को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अंड कोशिका को दे रहे हैं न्यूट्रिशन। ये देखिए, अब 2 नर युग्मक आए, एक नर युग्मक मिलेगा अंड कोशिका से, ठीक है, एक जो मेल गैमेट होगा, ये मेल गैमेट है, ये मिल गया एग सेल से, एग सेल, ठीक, और एक नर युग्मक आकर के मिलेगा इनसे ध्रुवीय कोशिका से, ठीक। तो 2 नर युग्मक 2 मादा युग्मक से मिल रहे हैं। नर युग्मक फर्स्ट मिल रहा है, नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, ये बनाएगा युग्मनज, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद गैमेटों के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट बाद में भ्रूण का रूप बनाता है और भ्रूण से ही नया जो है ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है। तो नर युग्मक और अंड कोशिका ये बनाएगा जाइगोट, दोनों में एक एक केंद्रक है, तो भैया ये हो गया द्विगुणित, यानी डिप्लॉयड हो गया, 2n हो गया, एक इसका केंद्रक, इसका केंद्रक, दोनों मिल गए तो युग्मनज बन गया जाइगोट। तो जाइगोट कैसा है, द्विगुणित, डिप्लॉयड, 2n, ये 2n है। दूसरा नर युग्मक देखिए ध्रुवीय कोशिका से मिल रहा है, नर युग्मक प्लस ध्रुवीय कोशिका, ये बनाएगा प्राथमिक भ्रूण पोष, इससे पहले कोश था, अभी पोष है, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जिसको हम लोग पेन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पेन, PEN, P से प्राइमरी, E से इंडोस्पर्मिक, N से न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। नाम देखिए, भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण देने वाला। भ्रूण कौन बनेगा, जाइगोट बनेगा भ्रूण। तो जाइगोट को पोषण देने के लिए ये बीच वाला काम करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 केंद्रक इसके पास ऑलरेडी थे और एक केंद्रक इसका, तो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का जो नेचर होगा वो ट्रिप्लॉयड होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। त्रिगुणित 3 केंद्रक वाली संरचना कौन है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो बाद में क्या बन जाएगी, भ्रूणपोष। और ये भ्रूणपोष का काम ही है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको, जाइगोट को, ताकि वो क्या बन सके, एम्ब्रियो बन सके, ठीक है दोस्तों। 2 नर युग्मक आए, एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिला, उसने द्विगुणित युग्मनज बनाया, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से मिला, उसने त्रिगुणित 3 केंद्रक वाली संरचना बनाई, नाम था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो आगे जाकर के भ्रूणपोष में विकसित होगा और ये भ्रूणपोष पोषण देगा युग्मनज को। इस प्रकार 2 नर युग्मक 2 मादा युग्मक, इनके मिलने की प्रक्रिया को दोहरा निषेचन कहा जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। और ये दोस्तों जो है एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि इसके अंदर दोहरा निषेचन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें और हैं उनको फिर हम अलग वीडियो में डालेंगे। ये इसको इंडिविजुअल ही रहने देते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है, और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी कैमरा तो है नहीं, तो मैं मोबाइल फ़ोन से ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा जब ज़्यादा बन जाता है तो उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया हो,
मैं इसको बिल्कुल समराइज कर देता हूँ फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये मादा भाग है फूलों का, ठीक है। समराइज करता हूँ मैं जल्दी से इसको। देखिए क्या क्या हुआ है इसमें। फूलों के जो मादा जननांग है, मादा जननांग, उसकी एक यूनिट को कहा गया स्त्री केसर। स्त्री केसर में 3 भाग थे। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, नली वाला भाग वर्तिका, और नीचे था अंडाशय। अंडाशय मेन पार्ट है। अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड की जो यहाँ पर पास में कोशिकाएं होती हैं जिसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है, उसको बीजांड काय बोलते हैं। और इसी बीजांड काय की कोई एक सिंगल कोशिका जो परपंसु कोशिका कहलाती है, परपंसु कोशिका, उसका समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन होगा तो उससे 2 सेल बनेंगी, बीजाणुजन कोशिका प्राथमिक, बीजाणुजन कोशिका, और प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है। फिर क्या होगा, जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होगी वो क्या बनाएगी, वो डेवलप हो जाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, जिसको एमएमसी कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या करेगी, ये अपना अर्धसूत्री विभाजन करेगी, मियोसिस अर्धसूत्री करेगी, तो उससे क्या बन जाएगा, उससे बन जाएगा फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बन जाएगा, गुरु बीजाणु, या हम सिर्फ गुरु बीजाणु कह दें, ठीक है। 4 गुरु बीजाणु बनेंगे अर्धसूत्री विभाजन से। 4 में से 3 जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे और एक गुरु बीजाणु विकसित हो जाएगा भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश के अंदर क्या बनेगी, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना, जिसमें एक अंड कोशिका होगी और दूसरी जो है वो ध्रुवीय कोशिका होगी। अंड कोशिका से नर युग्मक जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा, जाइगोट। और ध्रुवीय कोशिका से अगर नर युग्मक जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, भ्रूणपोष, ठीक है। तो ये इसकी एक क्विक समरी है, किस तरह से लघु गुरु बीजाणु जनन में चीजें बन रही हैं, ठीक है। ध्रुवीय कोशिका और अंड कोशिका का बनना ही क्या कहलाएगा, यहाँ पे ये मिटल गया है, मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है दोस्तों। भ्रूण कोश के अंदर यानी कि पूरा पार्ट अंडाशय के अंदर बीजांड, बीजांड से लेकर के भ्रूण कोश का बनना, भ्रूण कोश के बनने से लेकर के अंड कोशिका और ध्रुवीय कोशिका का बनना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है गुरु बीजाणु जनन, ठीक। और भ्रूण कोश के अंदर जो ये 2 चीजें बन रही हैं, ध्रुवीय कोशिका और अंड कोशिका, तो इसको हम युग्मक कह रहे हैं। इसीलिए भ्रूण कोश को क्या कहेंगे, मादा युग्मकोद्भिद। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं और मादा युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद परागकण को कहा जाएगा क्योंकि उसके अंदर 2 नर युग्मक बन रहे हैं, और मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश को कहा जाएगा, एम्ब्रियोसैक को कहा जाएगा, जिसमें 2 फीमेल गैमेट बन रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने बाकी दोस्तों तक, और जो भी कमियां रह जाएं उसका फीडबैक ज़रूर दें। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।